हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के यूनिट नंबर 5 वन शॉट लेक्चर। तो हम लोग बात करेंगे अपने एग्जाम के ओरिएंटेड कि आपके कौन कौन से एग्जाम में टॉपिक्स पूछने वाले हैं, और सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एकदम डीपली वन शॉट में ही। तो आप सभी स्टूडेंट लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लेक्चर कैसे लग रहे हैं और कैसे आप सभी समझ पा रहे हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सारी चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नीड है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए और आईटी सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट यस और आईटी दोनों स्टूडेंट के लिए जो आपको इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस की जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की वन शॉट लेक्चर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 100% जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऑलरेडी हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वन शॉट लेक्चर जिसमें आपको हेल्प हो सके। एग्जाम में बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आप सभी को इसे जानकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके, जिससे कि आप आसानी तरीके से अपने एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ा सकें, आपको पेपर में लिख। बिल्कुल, हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 की। देखते हैं कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट नंबर 5 है, उसका नाम है मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिनी प्रोजेक्ट होते क्या है कि जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं, प्रोजेक्ट आप लोग कॉलेज के बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ई गवर्नेंस को मिनी प्रोजेक्ट में क्या काम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट क्या होते हैं। थोड़ा-सा बात करेंगे कि ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट। ग्रुप क्या होते हैं कि आप लोग एक से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को, या छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेनी। एक ग्रुप के छोटे-छोटे कार्य को आप लोग क्या करते हैं, एक टास्क को पूरा करते हैं मल्टीपल लोग मिलकर। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम आज लेक्चर में, यूनिट नंबर 5 में। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाए कि मिनी प्रोजेक्ट होता क्या है? तो आप सिंपल सा तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट हैं आर द स्मॉल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। जो हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल टाइप्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें हम लोग आसानी तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं क्या थ्योरिटिकल नॉलेज को एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में जो भी हम लोग पाठ को पढ़ते हैं, जो भी हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एक मिनी प्रोजेक्ट कहलाता है। ये छोटे-छोटे कार्य, जैसे कि आपको बताया गया कि आपको 2 वैल्यू को अगर आप सम करेंगे जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपने एक थ्योरेटिकल बेस में पढ़े, लेकिन आपको इसको प्रॉपर तरीके से कोड लिख दिए। यहाँ पे जैसे हमने कोड लिखा कि आपने मान के चलिए पाइथन में डिफाइन किया इंट ए इक्वल टू 5 और इंट इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट ए प्लस बी। तो हमने क्या कर दिया, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरिटिकल वे को एक प्रैक्टिकल वे में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं छोटे-छोटे कार्य को, अपने जो भी थ्योरिटिकल नॉलेज को अपने रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वे में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाते हैं, मिनी। बिल्कुल, यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया। अगर हम बात करें मिनी प्रोजेक्ट की पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन की आपको अगर लिखना है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि मिनी प्रोजेक्ट हेल्प करता है स्टूडेंट को क्या अंडरस्टैंड, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हेल्प कर देता है, कंसेप्ट को समझने के लिए। क्या कंसेप्ट को समझने, यानी कि जो भी आप लोग थ्योरिटिकल पढ़ते हैं, तो थ्योरिटिकल से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है जब तक आप प्रैक्टिकल ना कर लें उस पे। तो ये क्या है, एक ई गवर्नेंस यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का ये क्या है, एक प्रैक्टिकल वे है, एक रास्ता है, एक सिद्धांत है। एक आप कर दीजिए कि जो भी हम लोग थ्योरिटिकल नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं अपने टेक्निकल स्किल में, उस टेक्निकल स्किल में हम लोग प्रैक्टिकल के साथ यानी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक रास्ता है, एक माध्यम है, हम लोग कार्य करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 आपको क्या लिखना है, तो दे आर यूजुअली टू सिंपल एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो कंप्लीट विथिन द लिमिटेड टाइम। जो एक क्या है, शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट है, जिसे हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में। शॉर्ट पीरियड मतलब कि कम समय में, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 घंटे में या 4 घंटे में या 10 मिनट में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं मिनी प्रोजेक्ट। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख दिए पॉइंट नंबर 2। बात करते हैं अगर हम लोग की उसका उद्देश्य क्या है मिनी प्रोजेक्ट का। सबसे पहले पॉइंट यही है कि आपसे पूछा जाए कि मिनी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो आपको सीधे लिखना है कि टू द डेवलपमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। कि आपसे क्या हो जाता है कि आप डेवलप करते हैं, यानी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जो थ्योरिटिकल नॉलेज होती है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं और अपने स्किल को भी क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज से। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आपको दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में आप लिखते हैं कि टू द अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी के साथ हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं,
इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं और इसके बारे में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर क्या हो जाती है कि जब भी आप लोग छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को आप फेस करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को बढ़ जाती है, यानी जिससे कि आप आसानी तरीके से समाधान को सॉल्व कर सकें, उसका आंसर ढूँढ सकें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है जब भी हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी हम लोग अपने सीखने के लिए मिनी प्रोजेक्ट को बनाया। अगर हम बात करें फीचर की, तो फीचर क्या होते हैं इसमें? तो फीचर मतलब कि स्मॉल स्केल, यानी कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बहुत छोटे-छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, मल्टीपल डिज़ाइन नहीं होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कोई डाटा हमें कोड नहीं लिखना पड़ता है। बहुत सिंपल तरीके के कोड से लिखकर हम लोग मिनी प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जिसे हम लोग थ्योरिटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल वे में सीखने का एक क्या है, एक माध्यम है, एक तरीका है। तो 3 आपका ये फीचर प्रोवाइड करता है आपका मिनी। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि हम लोग डिटेल में देख लेते हैं स्मॉल स्केलिंग मीनिंग प्रोजेक्ट क्या होती है। तो स्मॉल स्केलिंग का मतलब क्या है कि छोटे-छोटे लिमिटेड साइज़ की आपके क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए जो ब बहुत ज़्यादा जटिल ना हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ये छोटे-छोटे कार्य को हम लोग जब पूरा करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसी भी प्रोग्रामिंग के माध्यम से, तो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल स्केलिंग कहलाता है। हम बोलते हैं सिंपल स्केलिंग मीन्स द मीनिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड इन द साइज, यानी लिमिटेड साइज की होती है, बहुत छोटे साइज के होते हैं। स्कोप भी उसका बहुत कम होता है और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत भी कम होती है। कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका जो भी उसका कॉम्प्लेक्स है, यानी आपका उसका जटिलता है, वो जटिलता भी बहुत आपका कम होती है, यानी नॉर्मल होती है। जिसे आपसे बोल दिया जाएगा सिंपल कैलकुलेटर, तो सिंपल कैलकुलेटर आप कितने देर में बना सकते हैं? 10 मिनट में, 5 मिनट में, अगर आपको अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो। तो ये क्या है आपका? तो बिल्कुल सिंपल स्केलिंग है। अगर हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की पूरे डिटेल में, तो मैनी प्रोजेक्ट जो हमारा है, मैनी प्रोजेक्ट आर डिजाइन टू द कंप्लीट एंड शॉर्ट पीरियड टाइम टू द फेवर रिसॉल्व, कि हम लोग छोटे-छोटे टास्क को उसका डिजाइन करते हैं प्रॉपर एक कम समय में, और उसको पूरा उसके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, रिज़ॉल्व कर लेते हैं, यानी समाधान कर देते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, मिनी प्रोजेक्ट यानी स्मॉल स्केलिंग। दूसरा हमें क्या लिखना है स्मॉल स्केलिंग में, हियर द फोकस ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टास्क इन इंस्टेड ऑफ ए टारगेट सिस्टम, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम लोगों का जो इसमें फोकस होता है सेमी स्मॉल स्केलिंग में, क्या फोकस रहता है कि किसी भी एक टास्क को, एक प्रॉब्लम को हम लोग इंस्टेंट क्या कर सके, बहुत जल्दी ही जल्दी उसे क्या करें, उस कार्य को समाप्त कर सके, और एक टारगेट सिस्टम यानी कि बहुत स्मार्ट तरीके का सिस्टम जो कार्य करने का ध्यान दे, तो हम लोग बना सकें। बात करते हैं अगर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्मॉल स्केलिंग प्रोजेक्ट का, तो आप बोलेंगे सर लिमिटेड स्कोप, इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप होती है। स्मॉल पार्ट्स सिस्टम होते हैं, छोटे-छोटे हिस्से में हम लोग उसे कवर करते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में हम लोग बनाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केलिंग, कि हम लोग क्या करेंगे, छोटे-छोटे टुकड़ों में बना लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लेस कम्प्लेक्सिटी, यानी कि लेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि छोटे-छोटे उसमें बहुत आसान फंक्शनैलिटी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जटिल फंक्शनैलिटी मिल, जैसे आपको कैलकुलेटर करना है तो उसमें क्या मिलेंगे, आपको एडिशन मिलेंगे, आपको सब्ट्रैक्शन मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे, डिवीज़न मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो इसे बनाने में आपको कोई कम्प्लेक्सिटी मिले नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी जटिल नहीं है, आपको बिल्कुल आसान है। तो इस काम को हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा सिंपल स्केलिंग में आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कि बहुत कम समय में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, या तो हमारे लिए कोई डे लगे, या तो कोई हॉर लगे यानी घंटा लगे, कोई भी 1 घंटा 2 घंटे में, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट होगी तो वो हमें 1 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, आपके स्मॉल स्केलिंग प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम बात करते हैं कैन बी कंप्लीटेड, हम लोग कर लेते हैं कि 1 दिन में या वीक में। जो प्रोजेक्ट हम लोग 1 वीक में या 1 दिन में कंप्लीट कर सकें, हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं फेवर रिसोर्स। फेवर रिसोर्स का मतलब रिक्वायरमेंट, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेन पावर को बहुत साधारण चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आपको ये कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, स्मॉल चीज़ें आप सीखे हैं, तो उस चीज़ों से आप उसका काम चला सकते हैं, ऐसे उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी डीप तक पढ़नी चाहिए, पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट बना, आपको अगर स्मॉल चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है, छोटे चीज़ों हैं आपके पास फ़ोन भी है, लैपटॉप नहीं है, आपको बस आपका फ़ोन चार्ज है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साधारण आती है, तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट आप आसानी तरीके से क्या क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल। दूसरा हम लोग बात करते हैं सिंपल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम आसानी तरीके से किसी भी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उसे आसानी तरीके से एग्ज़ीक्यूट करनी है, यानी साधारण सिंपल तरीके से लागू कर सकते हैं।
मान के चलिए कि हमने एक डिज़ाइन बनाया, एक घर का हमने डिज़ाइन बना दिया। ये आपको क्या है, एक पेपर पे घर का डिज़ाइन है। अब इस घर के डिज़ाइन को हम लोग क्या करें, एक प्रैक्टिकल वे में सही तरीके से इसी घर को ऐसे ही बना दें। तो हम लोग क्या करें, एक सिंपल तरीके से बना लिए, तो ये हमारा क्या है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कि हम जो कार्य करें हैं, उसे ईज़ी वे में अप्लाई कर दें। यहाँ पे हम बात करते हैं, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्या होता है, द मेनी प्रोजेक्ट ईज़ी टू द कि आसान आपका क्या हो, डिज़ाइन हो, एक प्रॉपर आसान तरीके से डिज़ाइन हो, जिसे हम डेवलप कर सकें, आसानी तरीके से क्या कर सकें, डेवलप भी कर सकें और उसे एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसा नहीं कि हमने डेवलप किया, वो बेकार निकला, हमारे किसी काम का नहीं है, चाहे वो चल नहीं रहा है, उसमें एरर ही एरर आ रही, नहीं। आसानी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाए, सफलतापूर्वक वो चले। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, बहुत छोटा हो। अगर इसको एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 आप क्या लिखेंगे, मेनी प्रोजेक्ट जो हमारे पास है, ड्यू टू द सिंपल लॉजिक, हम इसमें यूज़ करते हैं सिंपल लॉजिक और बेसिक टूल्स को यूज़ करते हैं, यानी बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो हमारे कौन यूज़ करता है, स्टूडेंट। तो हम लोग कॉलेज टाइम पे जो चीज़ों को सीखते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, वही हमारा क्या है, एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि डू नॉट रिक्वायर्ड एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तभी आप सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको बहुत साधारण चीज़ें आती है, बहुत बेसिक चीज़ें आती है, तो बेसिक चीज़ें से भी अपना कार्य को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम की डिज़ाइन नहीं किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाया जाता है, बहुत सिंपल सिस्टम को बनाया जाता है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कि आपको सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि सिंपल डिज़ाइन, कि सर हमारे पास ईज़ी डिज़ाइन होना चाहिए। कि किसी भी प्रोजेक्ट के एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिंपल और क्लियर कट एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हमारे पास क्या होना चाहिए, डिज़ाइन। मान के चलिए अगर हम घर भी बना रहे हैं, तो उस घर की एक सिंपल डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉपर डिज़ाइन हो बहुत तरीके से कि हम उसे बना ही नहीं, क्रिएट ही नहीं कर, ठीक है? आपका बेसिक टेक्नोलॉजी की बहुत कम चीज़ों को यूज़ करके हम लोग आसानी तरीके से प्रयोग कर सकें। जैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक टेक्नोलॉजी जिसमें आपका एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जावा, तो आपको सिंपल सिंपल डाटाबेस की नॉलेज है, तो आप आसानी तरीके से उसको क्रिएट करते थे। ये क्या है, सिंपल इम्प्लीमेंट, जब हम लोग कॉलेज टाइम पे उस काम को करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि तीसरा आपका क्या है कि ईज़ी कोडिंग, कोडिंग जो हमारे पास हो ये वो ईज़ी हो। ईज़ी मतलब कि हम आसानी तरीके से उस कोड को लिख सकें और समझ सकें। तो द कोडिंग शॉर्ट एंड ईजी टू द अंडरस्टैंड, जिससे क्या हो कि एक शॉर्ट कोडिंग हो, छोटा कोड हो, अच्छे तरीके से हम कोड को लिख सकें और ईजी उसे आसानी तरीके से लिख सकें और समझ सकें। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया, किसी को भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा या चाहे हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि हमने लिखा क्या। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्विक डेवलपमेंट। क्विक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप छोटे टाइम में या 1 दिन या 1 वीक में आप आसानी तरीके से उस प्रोजेक्ट को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सके, बना सके। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्विक डेवलपमेंट, यानी जल्दी उसे तैयार किया जा सके। वी कैन डेवलप इन द शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट टाइम में, कम समय में क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। बात करते हैं अगले, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान के चलिए कि आपको एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन बनाना है या गूगल फॉर्म बनाना है, तो आप आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपके एग्जांपल है। सब क्या है, आपके एग्जांपल है, ठीक है? एग्जांपल को ध्यान में, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिनी प्रोजेक्ट, क्या होते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिनी, आपको बिल्कुल सिंपल सी बना देना है कि जो भी हम लोग थ्योरिटिकल नॉलेज को जो पढ़ते हैं, उस थ्योरिटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल वे में उसे कर हम देखें, तो वही हमारा क्या है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे आपसे हमने बता दिया कि आप जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखा है, कि हमने बात किया कि एक पाइथन का कोड है, कि इंट अगर आप 2 वेरिएबल लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 5 रखते हैं और इंट बी इक्वल टू 6 रखते हैं और उसे प्रिंट कर देते हैं ए प्लस बी, तो आपका जो आंसर आता है यानी आउटपुट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपको हमने थ्योरिटिकल बताया, ये लिख कर हमने बता दिया, लेकिन आपको ये क्या गारंटी है कि सर हम इसे 100% सही कर देंगे? जब तक आप इसे कोड को एडिटर पे, बीएस कोड पे या आपके पाइथन प्रोग्रामिंग पे आप इसे लिखेंगे नहीं, जब तक आपको रिज़ल्ट ये दिखाई नहीं देगा आपके कंप्यूटर पे, तब तक आपको ये प्रैक्टिकल नहीं। तो इसी को हमने बोला कि ये थ्योरिटिकल है, हमने लिख कर समझा, इस तरह के होते हैं। लेकिन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू भी अगर चेंज कर दें, तो आप तो रट लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हमें पता चल जाती है कि हाँ, ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया और इसमें जो हमने वैल्यू डाला वो वैल्यू हमारे क्या करती है। जब भी हम लोग एडिटर पे काम करते हैं, रन करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू को ऐड करता है।
हमने क्या किया, एक थ्योरिकल नॉलेज को हम लोग एक प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मीन्स दैट टू द मेनी प्रोजेक्ट फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये क्या फोकस रहता है, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड मतलब कि जो एग्जिस्ट करता हो इस धरती, क्या करता हो, एग्जिस्ट यानी पहले से उपलब्ध हो, रेदर देन ओनली थ्योरिकल नॉलेज, जिसमें हमारे के पास क्या हो कि थ्योरिकल नॉलेज को हम लोग प्रैक्टिकल वे में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट स्टूडेंट अप्लाई व्हेन टू द हैव लर्न टू द सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, जिससे कि हम लोग पढ़कर और उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी प्रोग्रामिंग के माध्यम से, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, इट हेल्प्स टू द अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें समझने में और हमें टेक्नोलॉजी को क्या करने पे, टेक्नोलॉजी पर वर्क करने के और एक लाइव रियल टाइम सिचुएशन को बेहतर बनाने में और समझने में हमें हेल्प कर देता है। ये क्या, मिनी प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से है कि ओरिएंटेड आप जब थ्योरिकल नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज में आप उतनी सारी चीज़ों को नहीं पाते हैं। जब तक आप उस चीज़ को कार्य नहीं करते हैं, जब तक आप अपने हाथों से उस चीज़ को डेवलप नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं, तब तक आप उस चीज़ों को, सिचुएशन को पढ़ नहीं पाते। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ों को फेस होगी, आपको गलती होंगी, उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा और ये भी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब क्या है, आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। अब जैसे हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन, एक आपको क्या होना चाहिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ये धरती पे होना चाहिए। तो पहले से ऑलरेडी कहीं पे क्रिएट हो, उसी चीज़ को हम लोग बनाकर काम करने की, उसी के जैसा सेम हमारा क्या कार्य, एप्लीकेशन कार्य करें। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट आर द बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड पे वो क्या हो, आधारित हो। दूसरा हम लोग बात करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब कि हम अपने खुद हाथों से बनाएँ। हम पढ़ें और उसको खुद अपने हाथों से उसे क्रिएट करें, बनाएँ किसी भी चीज़ को, तो ही क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। जी, जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। क्यों? आप जब भी कोई कोड लिखेंगे, उस कोड में आपको गलती हो जाएगी, मान के चलिए कॉमा छोड़ दिए, तो भी एरर आएगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कॉमा से भी एरर आती है। तो आप वो कॉमा को गलती नहीं करेंगे, भूलना। इसका मतलब क्या है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना भी सीख जाते हैं। और आपका चौथा पॉइंट क्या हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट। आपको स्किल भी मल्टीपल चीज़ों को क्या करती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं तो आपको सीखने को मिलती है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और आपका लॉजिक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, आपका टेक्निकल स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाती है, जिससे कि आप आसानी से सीख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। जितना आप थ्योरिकल नॉलेज में नहीं सीख पाते हैं, आप पढ़ कर नहीं सीख पाते, उतना आप करने से सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्रूव टेक्निकल एंड लॉजिकल स्किल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। तो सीधे आप बता सकते हैं सर कि डिजिटल सर्विसेज पोर्टल है हमारे पास, कीबोर्ड सिस्टम हमने बना दिया, बेसिक मॉडल, एडवांस मॉडल में ही, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना दिया, कोई छोटे आप एक स्कूल के लिए इन्फॉर्मेशन बना दिए, कोई भी स्टूडेंट आएगा उसका पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा, एब्सेंट है, किस दिन एब्सेंट है। तो क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को हमने किसी प्रोग्रामिंग के माध्यम से सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, मेन कई छोटे-छोटे प्रॉब्लम है। बात करते हैं इसका एडवांटेज, फ़ायदा क्या होते हैं हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट की। इसमें हम बात करते हैं इनहैंस हो जाता है हमारा लर्निंग, कि हमारा क्षमता क्या हो जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है जिससे। बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड टेक्निकल स्किल, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं कि ऐसे-ऐसे काम तो मैं खुद कर दूँगा, मेरे अंदर सीख आ गया है, अब कार्य को पूरा कर देंगे, और टेक्निकल स्किल भी आप आसानी तरीके से सीख जाते हैं। इसके हेल्प से आप इंटरव्यू और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर भी ला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया, हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट। क्या होते हैं हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ द ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग किसी भी कार्य को असाइन करते हैं उसके परफॉर्मेंस के बिहेव पे, उसका एफिशिएंसी के बेस पे, कि एक गवर्नमेंट को जब हम दें, एक कोई सिटीजन को दें, उसके लिए कितना वैल्यूएबल वो प्रोजेक्ट है। मान के चलिए कि अगर हम बात करें बैंक की, किसकी बात करें? बैंक की। अब बैंक में जब हम लोग गए थे, पहले के ज़माने में जब हमारे पास कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे एप्लीकेशन या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म था ही नहीं। तो उस समय क्या था कि आप लोग बैंक में जाते थे, तो बैंक में आपको लाइन लगाना पड़ता था और लंबे-लंबे समय को आपको वेट करना पड़ता था। आपको 1 दिन में पैसा मिलते थे, नहीं मिलते। उसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूम। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिजिटली में कन्वर्ट किए और ये 100% उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए और लोग इस पे ट्रस्ट भी किए, कार्य किए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ई गवर्नेंस। यानी कि कोई भी एक डिजिटल प्रोजेक्ट को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, उसके एफिशिएंसी के आधार पे, तो एक सिटीजन पे कितना हेल्पफुल है,
वो कितना मदद कर सकता है किसी कार्य को करने में एक डिजिटलाइज़, उसी को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द ई-गवर्नेंस। यहाँ पे लिखना क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स मीन्स असाइन देयर परफॉर्मेंस, जिसमें हम लोग असाइन करते हैं उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह के क्वालिटी को दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी को देखते हैं कि वो काम किस तरह से कर रहा है, कितने लोगों पे काम कर रहा है एंड उसका देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द सिटीजन की क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ा नागरिकों पर एंड गवर्नमेंट पे, आपके गवर्नमेंट सरकार से कितना लाभ मिला हमें नागरिकों से और सरकार पे, जो बना रहा है उसको भी, मालिक को भी और जो यूज़ कर रहा है उसपे भी कितना हेल्पफुल रहा। इसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द ई-गवर्नेंस। जैसे अगर हम लिखना है एग्ज़ाम में तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इवैल्यूएशन हेल्प करता है अंडरस्टैंड वेदर द प्रोजेक्ट अचीव द गोल और नॉट। हमें ये बताता है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो कितना एक सक्सेसफुल हेल्प से आप आसानी तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपको ये इवैल्यूएशन बता देता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इट आल्सो हेल्प इम्प्रूव द सिस्टम एंड रिमेनिंग वीकनेस, कि जो भी पहले वाले पुराने वाले सिस्टम में जो वीकनेस थी, जो कमजोरियां थी, उस कमजोरियों को आप नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी बेहतर बना सकते हैं, तो सुधारा जा सकता है। जो भी आप गलती कर रहे हैं अगले फ्यूचर में, तो आप जितने पढ़ेंगे, जितनी चीजें सीखेंगे, वो आप क्या होंगे, इम्प्रूव होता जाएगा, वो गलतियां मिटती जाएगी। तो यही सारी चीजें आपका इवेल्युएशन भी बता देता है। बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इवैल्यूएशन का। तो सबसे पहला हमारे पास जो इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मेंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि पहले हमें ये बताता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। परफॉर्मेंस मतलब उसका कार्य कैसे वो कार्य करेगा, वो किस लेवल पे कार्य करेगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं टू द चेक द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी और सर्विसेज को चेक करते हैं। का मतलब क्या, कि हमारा जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसका कितने लोगों को ये सेवा दे सकता है और किस लेवल पे क्या इसका स्पीड है, किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये हमारा क्या है उद्देश्य है इवैल्यूएशन का। दूसरा हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इम्प्रूवमेंट, जिसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी दिक्कत को, जो भी गलती हो रही है उस प्रोजेक्ट में, गलती को आइडेंटिफाई यानी ढूंढ सकते हैं और उसे फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, वो गलतियों को हटा सकते हैं। तो ये हमारा बताता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आपको इवैल्यूएशन ये बता देता है। दूसरा हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास इवैल्यूएशन का, तो एफिशिएंसी आपको देखना पड़ता है, फिर से आपको एफिशिएंसी देखना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी देखना पड़ता है, यूजर की सेफ्टी देखनी पड़ती है और आपकी एक्सेसिबिलिटी को भी देखना पड़ता है। तो आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, 5 चीज़ों को देखनी पड़ती है कि एफिशिएंसी आपका प्रोजेक्ट का क्या है, एफिशिएंस क्या है आपका प्रोजेक्ट का, कितना क्षमता वो झेल सकता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, किस तरह से वो डाटा जा रहा है, सभी को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यूज़र सेफ्टी, जो भी यूज़र उस पे डाटा रख रहे हैं, वो डाटा क्या सेफ है या नहीं है, कि ऐसा नहीं कोई व्यक्ति डाटा ले जाए। एक्सेसिबिलिटी कि कितने लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, आसानी तरीके से व्यक्ति उसे सारे फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इस सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी मीन्स हाउ वेल सिस्टम परफॉर्मेंस टास्क यूजिंग टू द मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एंड रिसोर्स, कि हम लोग कम से कम टाइम में, कम पैसा में और कम रिसोर्स में एक क्या कर सकते हैं, एक अच्छे क्वालिटी के किसी प्लेटफ़ॉर्म को, किसी टास्क को, किसी सिस्टम को बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जो बेहतर तरीके से कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। आगे हम बात करें कि एफिशिएंसी को अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ एफिशिएंसी, तो आप कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि एनी ई गवर्नेंस एफिशिएंसी इंश्योर टू द क्विकली एंड स्मूथली सर्विसेज डिलीवरी टू द, कि एक साधारण, एक सिंपल, एक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर या ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को किसी सिटीजन को डिलीवर करते हैं यानी देते हैं, वही हमारा क्या कहता है, एफिशिएंसी कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि फोकस ऑन द रिड्यूसिंग द डिले, कॉस्ट और नेसेसरी स्टेप एंड प्रोसेस। जो भी हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा डिले नहीं हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम को सर्च कर रहे हैं, वो सर्च हमें 5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 10 मिनट बाद हमें वो कार्य को मिल रहा है। तो डिले नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा पैसे लागत भी नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी स्टेप की कोई उसका मतलब नहीं है, वो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस को अगर हम अवॉइड कर दें, एक सिंपल तरीके से एक प्रोजेक्ट को दे दें, यही हमारा क्या कहता है, एफिशिएंसी कहलाती है। बात करते हैं कि एफिशिएंसी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कि टाइम सेविंग का
होना चाहिए कि आपको टाइम ज़्यादा कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकें, तो टाइम से कॉस्ट बचे आपका, कि जो भी आपका पैसा है वो कम लागत में किसी कार्य को पूरा कर लें। ऑप्टिकल यूज़र रिसोर्स की कम रिसोर्स में, बहुत कम लिमिटेड रिसोर्स में, यानी लिमिटेड रिसोर्स का मतलब कि कम सिस्टम आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में भी चला जाए। यानी कम रिसोर्स में हम किसी कार्य को कर लें और सिंपल प्रोसेस हो। सिंपल प्रोसेस का मतलब कि आप बिल्कुल तरीके से उसका प्रोसेस आप आसानी तरीके से बता सकें, किसी से समझने की, किसी से डिफ़िकल्टी आपको फेस ना करना पड़े किसी भी। जैसे आपका फ़ोन पे है, क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है? नहीं। आप क्यूआर स्कैन करते हैं, तुरंत पैसा पेमेंट कर देते हैं, नंबर डालते हैं, पेमेंट पे कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको आसान, सरल, सिंपल तरीके से बना दिया जाए। बात करते हैं कि इसमें टाइम सेविंग का मतलब क्या है, कि शुड बी डिलीवरी क्विकली, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो तुरंत कार्य उस तुरंत विदाउट किसी टाइम का वो कार्य पूरा हो। इसका मतलब क्या है, टाइम सेविंग। कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या है, या कस्ट रिड्यूसेशन का मतलब कि कम से कम पैसे में हम अच्छे लागत सेवा प्रदान कर सकते हैं, कम पैसे में। ऐसा नहीं कि हाई लो चार्ज लगे और हमें बेहतर क्वालिटी नहीं मिले। तो कम पैसे में, मिनिमम पैसे में हम एक अच्छे क्वालिटी के सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएँ या उसमें अच्छे कार्य अपना कर पाएँ। ऑप्टिकल यूजिंग रिसोर्स कि जो भी हमारे पास मिनिमम पावर लगना चाहिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम समय में, कम चीज़ों में हम लोग क्या कर सकें, यानी रिसोर्स से हम लोग एक बेहतर क्वालिटी का ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट बना सकें या हम कार्य कर सकें। सिंपल प्रोसेस का मतलब कि बहुत आसानी तरीके से प्रोसेस हो, जो हम कोई भी कार्य दें उस तुरंत समय, उसी समय पे सरल सिंपल तरीके से कार्य करें, वही हमारा क्या कहलाता है, नाम का प्रोसेस। अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता तो इसके एक्सप्लेनेशन तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। चलिए, अगर हम बात कर लें ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? तो आप बता सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपन एंड क्लैरिटी टू द गवर्नमेंट प्रोसेस एंड सर्विसेज़, कि जो भी व्यक्ति कोई प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहा है या जो भी कोई गवर्नमेंट है, उसके पास जो डाटा की लेन-देन हो रही है, जो भी चीज़ें लेन-देन हो रही है, वो ये क्या होना चाहिए? दोनों लोगों के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं, तो आपके पास भी हिस्ट्री का सेशन रहता है और जो जिसके पास पैसा जाता है, उसके पास भी पता चलता है कि हमें यहाँ से पैसा आया है। तो ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंसी है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आपको क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से बिल्कुल ओपन होना चाहिए, कि आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ से कौन सी आई है, क्या भेजा। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, अगर आपसे व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी पूछ दिया जाए, तो आप आसानी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को भी लिख सकें। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी में, कि एनी ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है कि ऑल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस विजिबल टू द सिटीजन, की हर एक व्यक्ति को आपको क्या होगा, विजुलाइज होगा, दिखाई देगा। कोई भी आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो सिंपल तरीके से आपको दिख और सुरक्षित रहेगा। ये क्या है हमारा ट्रांसपेरेंट। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि हेल्प टू द रिड्यूस द करप्शन और इंक्रीज द ट्रस्ट गवर्नमेंट सिस्टम। जब भी हम लोग बात करते हैं कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट पे जब भी हम लोग कार्य करते थे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन थी कि बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं होता। पहले किसी पे ट्रस्ट नहीं था, तो जिससे करप्शन को क्या किया जा सके, हटाया जा सके और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके, ये गवर्नमेंट सिस्टम की पॉलिसी है। तो यही हम लोग बात करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। दूसरा हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, की पॉइंट क्या होते हैं आपके ट्रांसपेरेंसी, तो ओपन इन्फॉर्मेशन की सभी को पता होना चाहिए, कि अगर ₹10 लग रहे हैं किसी फॉर्म को फिल करने में, ₹10 ही सभी को लगना चाहिए। ऐसा नहीं, तो मेरा रिलेशन वाला है तो उसे फ्री में ही करवा दें, नहीं, सबसे आपका जो भी इक्वालिटी है, वो सबको इक्वालिटी के साथ और हर एक सिटीज़न की इन्फॉर्मेशन हर आसानी से पहुँचना चाहिए। क्लियर प्रोसेस, कि सबके लिए एक समान प्रोसेस होना चाहिए और सबके समझ में आना चाहिए, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा-लिखा हो। ठीक है? तो क्लियर कट प्रोसेस होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, कि आसानी तरीके से किसी भी कार्य को हम आसानी तरीके से कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हम किसी कार्य को करने गए, वो साइड ही बिज़ी चल रही है, जैसा हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, कि किसी भी एम्प्लॉयी को, जो भी आप एम्प्लॉयी आप फॉर्म फिल किए, तो आपके अंदर अगर कोई गलती हो रही है या तो आपको एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, यानी पूरे तरीके से आपको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, रिड्यूस करप्शन, कि करप्शन जो घूसखोरी है, उस घूसखोरी को भी आपको मिटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये कम कर देता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है? जैसे आपको बोल रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये भी आपका ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है? और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे हमने बात किया था कि ये पीपी है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ये काम करता है।
इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऑनलाइन टिकट जब भी अप्लाई करते हैं, तो टिकट की जो भी प्राइस होती है, वो सबके लिए समान होती है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कम होगी, किसी के ज़्यादा होगी। अगर सीट अवेलेबल है, तो चाहे वो किसी भी व्यक्ति को किया जाए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब वो सीट मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं होगी, तो किसी को नहीं मिलेगी। ये क्या है, एक आपका ट्रांसपेरेंसी है। यूज़र सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि यूज़र सेफ्टी का मतलब होता है कि आसानी तरीके से एक सिटीज़न को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। सेफ्टी का मतलब कि उसे खुशी दिया जाए, उसे संतुष्ट किया जाए उस सर्विस से, कि जिससे कि उसका डाटा सेफ रखा जाए, कि जिससे उसे आगे चल के दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम की फेस ना करनी। यहाँ पे बात करते हैं यूज़र सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि मिस यूज़र हैप्पी एंड सेफ्टी सिटीजन आर विथ टू द ई गवर्नेंस सर्विस, की ई गवर्नेंस सर्विस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट किया जाए, उसकी सेवा अच्छा लगे, जिससे वो व्यक्ति खुश हो गया कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से कार्य किया, हमारा कार्य बहुत जल्दी हो गया, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं यूज़र सेफ्टी। बात करते हैं कि यूज़र सेफ्टी में आपको अगर लिखना कि व्हाट इज़ यूज़र सेफ्टी पूछा जाए, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि इन गवर्नेंस यूज़र सेफ्टी इंश्योर करता है एक्सपीरियंस ऑफ द सिटीजन विल टू द डिजिटल सर्विस। जब भी आप लोग डिजिटल सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो आपका अनुभव एकदम सिंपल होना चाहिए और बहुत आसान होना चाहिए और बहुत खुशीदायक होना चाहिए। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, इट डिपेंड ऑन द सर्विस क्वालिटी इंश्योर टू द क्विक रिस्पॉन्स। जो भी आप उस प्लेटफॉर्म से कार्य कर रहे हैं, ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए और एक अच्छे सेवा प्रदान करना चाहिए, क्वालिटीदार। इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी। जिसमें हम लोग क्या-क्या सेफ्टी में क्या-क्या की पॉइंट ध्यान देते हैं कि ईज़ी टू यूज़, कि आसानी तरीके से हम लोग किसी भी सर्विस को यूज़ कर सकें। यूज़र फ्रेंडली हो, कि सबसे साथ वो सरल तरीके से, सिंपल तरीके से वर्क करे। क्विक रिस्पॉन्स, कि जल्दी से जल्दी हमें कोई भी कार्य को रिस्पॉन्स मिल सकते हैं कि वो हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, ठीक है? दूसरा हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी सर्विस, कि आपके अंदर क्या है कि शुड बी कोई भी बिना गलती से आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। फीडबैक सिस्टम, कि आपसे क्या हो कि गिवन फीडबैक लेते हैं हम लोग, सजेशन लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत आपको फेस करना पड़ा, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये हम लोग यूज़र से लेते हैं, उसके बिहेव पे। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी मीन्स ईज़ी टू सिटीजन इन कैन एक्सेस एंड यूज़ ई गवर्नेंस सर्विसेज़, कि आपने ई गवर्नेंस सर्विसेज़ को यूज़ किया है, आपको क्या आसानी मिली, यानी कि आपको क्या चीज़ें दिक्कत प्रोवाइड किया गया? आप आसानी तरीके से उस पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं? कि आपको क्या दिक्कत हो रही है? उस दिक्कत को चेंज किया जाए। तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, कि आप आसानी तरीके से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को चला पा रहे हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को समझ पा रहे हैं, तो हमारा क्या है, एक्सेसिबिलिटी कहलाता है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछ दिया जाए कि आपको क्या है एक्सप्लेनेशन एक्सेसिबिलिटी का, तो आप बता सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे गाँव, हमारे आस-पास के चीज़ों का, हमारे पास ही नज़दीक या एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमें एक सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जिससे हम अपना काम आसानी तरीके से और बहुत जल्दी अपने कार्य को पूरा कर सकें। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब बहुत चीज़ जल्दी हो गया, यानी कि हम अपने कार्य तुरंत पूरा कर पाएँ या कुछ समय के बाद कर पाएँ, लेकिन वो काम हमारा पूरा हो जाए, जो पहले टाइम लगता था, वो टाइम कम हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी आपका आसानी हो जाए, सिंपल हो जाए। पहला आपको लिखना क्या है, पहला पॉइंट में कि इन ई गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी इंश्योर टू द सर्विस एंड अवेलेबिलिटी टू द सिटीजन, कि हर एक व्यक्ति के आज क्या होना चाहिए, या आपके रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए और रिमोट एरिया में आपके ये सर्विसेज मिल जाए, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं आल्सो फोकस ऑन द सर्विस एंड अनेबल टू द डिफरेंट अवेलेबिलिटी एंड एजुकेशन लेवल, कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए उस लेवल को डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं बना दीजिए कि जो पीएचडी कर रखा है, जो ज़्यादा पढ़ाई कर रखा है, उसी के लिए सर्विस बना, जो अमीर है उसी के लिए सर्विस नहीं, सबके लिए समान होना चाहिए। वो पढ़ा लिखा हो वो भी यूज़ कर सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा हो वो भी यूज़ कर सकता है, जो अमीर है वो भी यूज़ कर सके, जो ना अमीर है वो भी। तो ये क्या है, एक साधारण एक्सेसिबिलिटी है, सिंपल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस काम को। इस एप्लीकेशन से अपना काम को करवा सकता है। हम लोग क्या-क्या ध्यान देते हैं, तो वाइड अवेलेबिलिटी, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि अवेलेबल एनीवेयर, कि आपकी उपलब्धता हर जगह पे होनी चाहिए उस चीज़ की। ईज़ी एक्सेस का मतलब कि विदाउट एनी अ, गलती की या कठिनाई की हम लोग आसानी तरीके से उस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकें। दूसरा आपका मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म, कि आपको उस एप्लीकेशन का
मल्टीपल अवेलेबल सर्विसेज मिले। जैसे आपको वेबसाइट से भी काम करना है तो वेबसाइट से कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन से काम करना है तो मोबाइल एप्लीकेशन से काम कर लीजिए। तो ये इस तरह के आपको एप्लीकेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इंश्योर डिजाइन की, आपके बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन होना चाहिए, बिल्कुल साधारण। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि आपसे पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क, कि क्या होते हैं ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क और ये हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क। मेनी प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, तो मान के चलिए कि हमने बात किया कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। एल, अब कैलकुलेटर में फंक्शन क्या रखना है, प्लस का रखना है, माइनस का रखना है, मल्टीप्लिकेशन का रखना है, डिवीजन का रखना है, ये 4 फंक्शनैलिटी रखनी है। अब हमने बनाया, एक व्यक्ति को देंगे तो एक व्यक्ति मान के चलिए उसे 1 दिन में वो बना रहा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़, लेकिन वही हमने दे दिया 4 व्यक्ति को। क्या दे दिया? 4 व्यक्ति को दे दिया। इसे दे दिया कि आप प्लस का फंक्शन क्रिएट कीजिए, आप माइनस का फंक्शन क्रिएट कीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट कीजिए, आप डिवीजन, हर का काम हमने अलग-अलग बाँट दिया। लेकिन काम हमारा एक ही हो रहा है, कैलकुलेटर ही बन रहा है। तो ये काम तुरंत हमारा कितने देर में कर जाएगा? मान के चलिए 10 मिनट में ये क्रिएट कर रहा है, तो 10 मिनट में ये भी क्रिएट कर देगा 10 मिनट। तो टोटल हमारे पास टाइम जो लगा वो कितना लगा? 10 मिनट। तो हमारा प्रोजेक्ट जो बनकर रेडी हुआ वो कितने मिनट में प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया? तो आप कहेंगे सर 10 मिनट में। जो प्रोजेक्ट एक व्यक्ति 1 दिन में काम करता था, 1 दिन में यानी 24 घंटे में लगा काम करता था, वो 10 मिनट में इस काम को पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिनी प्रोजेक्ट यानी छोटा प्रोजेक्ट था और ग्रुप में मिलकर व्यक्ति ने काम किया। तो यहाँ पे 4 व्यक्ति मिलकर काम किए एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही टास्क पे, और यहाँ पे एक टास्क को एक व्यक्ति ने काम किया। तो यहाँ पे टाइम भी लगा और इसका पैसा भी लगेगा, समय भी इसका ज़्यादा लगा। और यहाँ पे ये भी इंश्योर नहीं है कि गलती है कि सही है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा 100% कम टाइम भी लगा, कम पैसा भी लगा और आसानी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट भी बना। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क मीन्स ये प्रोजेक्ट डेट टू द कंप्लीट, एक प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं बाय ए द टीम, एक टीम के माध्यम से, ऑफ द स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर, कि मल्टीपल स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को एक टीम के साथ काम करके एक कार्य को पूरा करते हो, एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट वर्क। जैसे आप लोग बात किया जाए कि आपको कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो प्रोग्राम आप एक स्टूडेंट थोड़ी ना करते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट उसे मिलकर काम करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ग्रुप में काम करना यानी टीम में काम करना, टीम बनाकर। जैसे आपको लिखना है कि पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रुप ऑफ द मेनी प्रोजेक्ट, तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि एनी ग्रुप प्रोजेक्ट स्टूडेंट कोलिब्रेशन कोलिब्रेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट द टास्क, कि पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एक टीम के, और एक टीम में मल्टीपल स्टूडेंट या मल्टीपल वर्कर काम कर रहे हो और उन्हीं को पूरा जिम्मेदारी हो कि हम आसानी तरीके से एक सफलतापूर्वक इस कार्य को पूरा कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है कि ग्रुप ऑफ द मेनी। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि हेल्प टू द लर्निंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल। आप जब टीम में काम करते हैं तो आप आसानी तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ आती हो, कोई चीज़ नहीं आती हो, तो आप आपस में ही बातचीत करके सीख सकते हैं। अब बात करने में भी आसानी, कंफर्टेबल रहते हैं। अब जो भी बातचीत होती है वो कम्युनिकेशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो ये क्या हो जाती है, एक फ़ायदा हो जाता है हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट का। बात करते हैं कि इसमें फीचर क्या होते हैं मेनी प्रोजेक्ट, ग्रुप ऑफ मेनी प्रोजेक्ट में। तो टीम वर्क, एक तो आपको सिंपल सा रहेगा कि टीम वर्क में काम होगा ग्रुप ऑफ मेनी प्रोजेक्ट में। दूसरा आपको डिसीजन वर्क, जो भी आपका डिवाइड वर्क होगा, हर एक व्यक्ति का अलग-अलग कार्य होगा, ठीक है? कोलैबोरेशन, लेकिन एक ही साथ हम लोग कार्य करेंगे। कॉमन गोल, एक ही गोल को हम लोग पूरा करेंगे, यानी एक ही टास्क को हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे हमने कैलकुलेटर को दिया था और 4 व्यक्ति हमने रखा था और 4 व्यक्ति एक ही कैलकुलेटर को बना रहे थे। एक ही कार्य को पूरा कर रहे थे, लेकिन टास्क अलग-अलग था। इसका प्लस का था, इसका माइनस का था, इसका मल्टीप्लाई का था, इसका डिवाइड। लेकिन कार्य कौन कर रहे थे? कैलकुलेटर का ही कैलकुलेटर ही बना रहे थे। एक प्रोजेक्ट कार्य कर रहे थे, लेकिन टास्क अलग-अलग है और मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टीम वर्क की। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें टीम वर्क क्या होता है।
तो आप बोलेंगे सर कि टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर विद द ग्रुप ऑफ पीपल अचीव द कॉमन गोल। एक गोल को, एक टास्क को मल्टीपल लोग मिलकर उस कार्य को पूरा करें, कंप्लीट करें, वही हमारा क्या कहलाता है, टीम वर्क कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण तरीके से लिख लेंगे। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एनी ग्रुप मेनी प्रोजेक्ट टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कार्य को एक कंप्लीट करना या सक्सेसफुल बनाना किसी प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे ग्रुप टीम का। जैसे हमने बात की कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर को हम आसानी तरीके से मल्टीपल लोगों से मिलकर, 4 लोग थे और 4 लोग कंप्लीट कर दिए 10 मिनट में, और बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिए। तो ये आपका एक टीम वर्क, एक कार्य करने की, एक टास्क को कंप्लीट करने का बहुत महत्वपूर्ण सफलता एक रास्ता है। ठीक है? दूसरा हम लोग बात करते हैं ईच मेंबर कंट्रीब्यूट देयर स्किल ऑफ नॉलेज कंप्लीट द टास्क। हर एक व्यक्ति अपने नॉलेज को, अपने स्किल को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें सहयोग देता है एक टास्क को कंप्लीट करने, यानी योगदान दे देता है। तो ये हमारा क्या होता है, टीम का होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि टीम वर्क में की पॉइंट क्या होते हैं, तो सबसे पहला आपका हो जाता है करप्शन। तो यहाँ पे ऑल मेंबर कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, कि हर एक व्यक्ति सहयोग करता है एक दूसरे के। मान के चलिए किसी व्यक्ति को जावा आती है, अब प्रोजेक्ट बन रहा है पाइथन पे, तो पाइथन का नॉलेज बहुत कम है, अगर कहीं पे वो दिक्कत आ गई, फंस गया, तो दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है, अब पूछ कर अपना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे जो होती है, वो सभी लोग क्या करते हैं, अपने कॉपरेट करते हैं। कॉपरेट मतलब कि ध्यान रखते हैं अपने कार्य को लेकर। ये सभी लोग एक दूसरे से, ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे तुम्हें, तुम अपना कार्य करो, नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे किसी से पूछ सकते हैं जिसे आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहला पॉइंट मेन उद्देश्य होता है। दूसरा आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, क्लियर कम्युनिकेशन अमंग टू द टीम मेंबर, कि आपको टीम मेंबर के अंदर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको बता देना चाहिए, अगर किसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बता रहे हैं कि हाँ नहीं आ रहा है आपको, आप कह रहे हैं कि मैं बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक टास्क को हर एक मेंबर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे 100% टाइम रहते हुए भी। ठीक है? कोऑर्डिनेशन, कि सभी लोग क्या करते हैं, एक टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन जुड़ के एक कार्य को पूरा करते हैं। सभी लोगों का एक दूसरे से मदद करके अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया आपका। ठीक है? बात करते हैं हम लोग कि डिवाइड ऑफ द वर्क। दूसरा पॉइंट क्या था कि डिवाइड वर्क, कि हर एक व्यक्ति को क्या होते हैं कि अलग-अलग कार्य को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यानी अपने कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देते हैं, जिसे हम कोलैबोरेशन क्या होते हैं? तो कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि मेंबर शेयर आइडिया एंड हेल्प ईच अदर, कि हर एक व्यक्ति अपना-अपना आइडिया को शेयर कर सकता है और हर एक व्यक्ति को एक दूसरे को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, यानी मदद कर सकता है एक दूसरे। तो ये क्या कहलाता है, कोलैबोरेशन कहलाता है। तीसरा पॉइंट बनाते हैं कि कॉमन गोल। तो कॉमन गोल का मतलब क्या है कि जितने भी उस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा प्रोजेक्ट को काम कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा। भाई वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, वो कॉमन गो वो ग्रुप प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं। तो ग्रुप का मतलब होता है कि मल्टीपल लोग एक ही कार्य को पूरा करें। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन गोल को ही अचीव कर पा रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ द ग्रुप मेनी प्रोजेक्ट, कि आपका फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है? तो सबसे पहले आपसे क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है टीम स्किल, कि आप आसानी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी भी टीम में, चाहे वो बड़ा टीम हो, छोटा टीम हो, आप एक टीम में काम करने के सीख जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, एनहांस कम्युनिकेशन स्किल, आपको कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, जिससे आप कम्युनिकेशन स्किल आसानी तरीके से सीख जाते हैं। दूसरा आप बोलते हैं कि फास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन, कि आप बहुत जल्दी किसी भी कार्य को, किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है कि बेटर आइडिया एंड सॉल्यूशन आपको मिलती है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती है। ये फ़ायदा हो जाता है ग्रुप ऑफ टीम प्रोजेक्ट से करने से। ठीक है? तो यहाँ तक हमारे पास था और ये सारी चीज़ें हमने वन शॉट में पूरे चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइव कोडिंग हब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद से लेक्चर कौन सी लेकर आने वाली है, कौन से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसको आपका वन शॉट चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे आप सभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय